चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रहे। नमस्कार। चलिए, काफ़ी दिनों बाद बात हो पा रही है। एक्चुअली क्या होता है कि हर एक काम कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर सारी चीज़ें ठीक चलती है तो ठीक चलती है। अभी पता नहीं हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, कभी नेटवर्क चल रहा है नहीं चल रहा है, जिसके कारण कुछ लंबा अंतराल हो गया। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ जनरल डिस्कशंस करेंगे और फिर कुछ क्वेरीज के बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी बात सबसे पहले बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने वो आर्थराइटिस और यूरिक एसिड के विषय में बहुत सारी बातें करी थी और अधिकतर जगह ये बात आती है कि 90% लोगों में, आर्थराइटिस वाले पेशेंट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है। तो अभी ये सवाल दिमाग में आता है कि भैया ये यूरिक एसिड आता कहाँ से है, कौन डाल के जाता है हमारे शरीर में ये यूरिक एसिड। तो इसका जवाब भी हम लोग अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा खाना है, हमारा दैनिक दिनचर्या में कुछ गड़बड़ी के कारण हो सकता है, या हमारा काम कुछ ऐसा है जिसके कारण हमें काफ़ी लंबे लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, जिसका कारण बॉडी के अंदर एसिड जनरेट हो रहा है। सभी बातें अपनी हद तक ठीक है, लेकिन इंसानों की ज़िंदगी आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले भी थी। उस समय क्यों नहीं होते थे इतने यूरिक एसिड और ये आर्थराइटिस वाली चीज़ें? तो बहुत सोचने के बाद इसके पीछे, खास करके अभी मैं अपने गांव में हूँ, ग्रामीण इलाकों में रहने के बाद मुझे ये चीज़ ध्यान पे आया और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी भारत में लगभग 80% से अधिक घरों में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, कहीं भी 80% से अधिक जो दाल बनती है वो प्रेशर कुकर में बनती है। अब ये तो पता ही होगा, दाल मतलब हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। कोई सा भी दाल आप ले लो, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और आप लोगों में से किसी ने कोई अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो जैसे प्रोटीन का बॉन्ड स्ट्रक्चर जो आप लोग देखेंगे, उसमें मेनली प्रोटीन में 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, फिर होता है कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ये 4 चीज़ों से मिल करके प्रोटीन बनता है। अगर मेरी बात समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही होगी तो बीच में ही आप लोग पूछ लेना। दुनिया का कोई सा भी प्रोटीन लेंगे तो प्रोटीन्स में यही 4 एलिमेंट मिलेंगे। हाँ, इसमें एक और चीज़ आती है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब जैसे एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ एक धागे से जुड़ा हुआ है, या 2 धागे से जुड़ा हुआ है, या 3 धागे से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर बॉन्ड की रचना होती है। जैसे एक धागे से जुड़ा हुआ है तो उसको मोनो बॉन्ड कहते हैं, 2 धागे से जुड़ा हुआ है तो डुअल बॉन्ड कहेंगे, फिर ट्राई बैंड है, टेट्रा बॉन्ड है। इस तरह की बॉन्डिंग होती है। हमारे मानव शरीर में 6 बॉन्ड तक का प्रोटीन होता है। हम लोग के बॉडी में अगर 7 या 8 बॉन्ड का भी प्रोटीन आ जाए तो हम उसको तोड़ करके अपने काम के लायक बना सकते हैं। अब ये 6 और 7 का बॉन्ड का प्रोटीन क्या होता है? जैसे मधुमक्खी का डंक, बिच्छू का डंक। ये डंक से अधिकतर लोग मरते नहीं हैं, लेकिन 1 घंटे 2 मतलब 1 दिन 2 दिन 5 दिन परेशान बहुत रहते हैं दर्द और इन्फ्लामेशन से। ये दर्द और इन्फ्लामेशन क्यों होता है? वो 8 बॉन्ड का प्रोटीन है। हमारा शरीर जो है, हमारा थाइमस ग्लैंड जो है, उसको तोड़ करके 6 या 6 से कम में बना रहा है। जैसे 7 बॉन्ड वाला है तो एक 4 और एक 3 बना देगा। कोई 8 बॉन्ड वाला है, उसको तोड़ करके 4 बना दिया। सांप का जो सबसे जहरीला सांप होता है ब्लैक मांबा, अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है। तो ब्लैक मांबा के जो पॉइज़न है न्यूरोटॉक्सिक,
पॉइजन उसको कहते हैं। सांप का जहर दो तरह का होता है, हेमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। तो उसका जो न्यूरोटॉक्सिक जहर है उसकी बॉन्डिंग 12 होती है, और 12 बॉन्डिंग होने के कारण हमारा बॉडी उसको तोड़ नहीं पाता है और हमारा ब्लड जो है क्लॉट होने लगता है। तो खैर ये बॉन्डिंग की बात हो गई कि आपस में कैसे जुड़ते हैं। मेन मुद्दा ये था कि 4 एलिमेंट्स होते हैं प्रोटीन में, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अभी पंगा ये है कि जब भी हम प्रोटीन, किसी भी तरह के प्रोटीन को जब गर्म करते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन बाहर निकलने लगता है, और ये जो नाइट्रोजन है पानी के साथ मिलके एक सफ़ेद रंग का झाग का निर्माण करता है। हमारे गांव के साइड में उसको अधन कहते हैं। जैसे चावल उबलता है तो उसके ऊपर सफ़ेद एक मतलब वो लेयर जैसी आती है जिसको कि हम लोग छलने से हटा करके उसको फेंक देते हैं। तो अभी मैंने देखा कि हमारे यहाँ दाल भी बनती है, वो मोटी सी हांडी है, बहुत मोटी है, मतलब ये पतले ऐसे एल्युमिनियम स्टील नॉन स्टिक की नहीं, बहुत मोटी सी है, और उसी में दाल बनता है। और हम लोग क्या था कि घर पे देखते हैं दाल बनता है, कुकर में रखा हुआ है, अपना दूसरा काम भी कर रहे हैं, अपने को पता है 3 सीटी लगाएगा तो बंद कर देना है, 3 सीटी लगा बंद कर दिए, बाद में जो तड़का उड़का लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जितने देर दाल बन रहा था मम्मी बैठी हुई थी और वो जिससे चलाते हैं उससे वो झाग निकाल निकाल के फेंक रही थी। तो फिर मैंने इसके बारे में स्टडी किया कि जब दाल को बॉईल किया जाता है तो ये झाग क्यों बनता है। तो ये पता चला कि ये नाइट्रोजन के कारण बनता है। यही झाग है बॉडी के अंदर जाने के बाद यूरिक एसिड का निर्माण कर देता है। तब मेरे को लगा कि हो ना हो, हम लोग जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है प्रोटीन, और प्रोटीन में भी प्रोटीन बड़ा कारण नहीं है, प्रोटीन को पकाने का तरीका। आप लोग देखोगे अगर खुले में आप सोयाबीन को भी, सोयाबीन की जो बड़ियाँ आती है उसको बॉईल करोगे, देखोगे ऊपर झाग जैसा आ जाएगा। आप कोई सा भी प्रोटीन वाला चीज़ बॉईल करो, ऊपर झाग आ जाएगा। इसी झाग को हटा देना है। इस झाग को हटा के प्रोटीन का सेवन करने वाले व्यक्ति को कभी भी यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा सेशन। मैंने जो लिखा था कि डिस्कशन और क्वेरी दोनों ही काम करेंगे। तो डिस्कशन में मैंने ये बताया, आगे इसके ऊपर कुछ अगर क्वेश्चन है या कोई और भी क्वेरी है आप लोगों की तो एक बार हैंड राइज कर दीजिएगा, मैं एक एक करके बात करते चलूँगा। जी दिनेश जी आप अनम्यूट हो जाइए। नमस्ते सर। जी नमस्कार दिनेश जी, बताइए। हेलो। सर एक दिक्कत है, 55 साल की महिला है। अच्छा। ओके। उनको 4 साल से सर में कंपन है। ओके। मुंडी हिलता रहता है उनका। अच्छा। उनको आई थी मेरे पास साइटिका के लिए, सियाटिका के लिए, लेकिन वो ठीक हो गया, कमर दर्द ठीक हो गया, लेकिन वो जो उनका कंपन है उनके के लिए क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं सर? ओके, ये कंपन के लिए कोई मेडिसिन भी ले रही हैं? नहीं कुछ नहीं ले रही। अच्छा, कुछ नहीं ले रहे। वो ट्रेमर जो होता है आपने ध्यान से देखा है, हेड में अप डाउन होता है या लेफ्ट राइट होता है? लेफ्ट राइट मतलब दाहिने बाएं दाएं बाएं होता है। ठीक है, तो इसको अभी आपने कुछ ट्रीटमेंट दिया है? हाँ, एक बार ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन मुझे रिजल्ट दिखा है थोड़ा उसमें। क्या दिया था? डोपामाइन दिया था उनको। अच्छा, डोपामाइन दिए थे, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन उनका हिस्ट्री है कि उनका बीपी भी लो रहता है, क्योंकि मैंने चेक किया उनका बीपी तो लो रहता है। अच्छा, चलो एक काम करना, डोपामाइन क्या है पता है? डोपामाइन अपने सर में बनता है। वो है क्या? केमिकल तो है। मार लगने, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे एसिटिलकोलाइन है न्यूरोट्रांसमीटर है, प्रोस्टाग्लैंडिन है न्यूरोट्रांसमीटर है। बरोबर। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि कभी भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो या तो उस ट्रीटमेंट के पहले पेट से जुड़ा हुआ कोई भी एक ट्रीटमेंट ऐड कर दीजिए, यूडीएफ ऐड कर दीजिए, या नॉर्मल अजय नॉर्मल ऐड कर दीजिए, या वेटर प्लस न्यूगॉल ऐड कर दीजिए, ऐसा। बरोबर। और उसके बाद डोपामाइन का ट्रीटमेंट दीजिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरुआत के 2 दिन पेट से जुड़े हुए ट्रीटमेंट दिए और 2 दिन के बाद डोपामाइन से जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कर दिया। दोनों ही ऑप्शन है, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं।
मैंने उनको एक बार यूडीएफ दिया था और उसके बाद में डोपामाइन का लास्ट का सेट है ना 20 मेडुला और 12 गैसाई वो दिया था, उससे थोड़ा सा मुझे रिजल्ट दिखा उसमें। ओके। इसको जो लास्ट में आप दे रहे हैं ना 20 मेडुला 12 गैस आई, हेलो, या तो जैसे या सर, जैसे हम लोग सेरोटोनिन का ट्रीटमेंट देते हैं, सेरोटोनिन का ट्रीटमेंट याद है किसी को? नहीं याद है। 8 मेडुला, हेलो, हाँ बोलिए। 8 मेडुला 6 गैसाई 6 एरिया 20 बैक साइकिल। हाँ, तो ये सुनिए 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 सुनिए, तो डोपामाइन के लिए भी हम यही काम करेंगे। जो पहला 8 मेडुला है ना, उसको हटा करके 20 मेडुला कर देंगे वहां पे, और जो 6 गैस आई है उसकी जगह पे 12 गैस आई कर देंगे। ओके। उसके बाद अपना जो एडीआर और बैक ऑफ नी घिसाई है वो करेंगे, ब्रॉडमैन एरिया 17-18 ये सारे पॉइंट करेंगे, ठीक है। और पहले में सर क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? उनको अभी क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? अभी आप उनको देखिए, बीपी भी लो रहता है ना, या तो अभी आप उनको नॉर्मल अजय नॉर्मल के साथ एसिड ट्रीटमेंट दीजिए, गुरुजी वाला एसिड ट्रीटमेंट जो सबसे मैंने बड़ा वाला था, 8 पैन 3 गॉल 5 म्यूकस 0 3 एसिड 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो। अल्कलाइन बढ़ा रहता है, अल्कलाइन बढ़ा हुआ रहता है सर, अल्कलाइन बढ़ा है उनका, उनको लीवर जीरो में पेन है। अच्छा, और बीपी भी लो है? हाँ, बीपी दोनों ही लो रहता है, सिस्टोलिक डिस्टोलिक? और दोनों भी लो रहता है। अच्छा अच्छा, चलो तो अभी फिर बीपी के ऊपर कुछ काम नहीं करिए, आप नॉर्मल एज ए नॉर्मल दीजिए, और नॉर्मल एज ए नॉर्मल देने के बाद जो वेटर प्लस न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट होगा आपके पास, हाँ ये है। तो वेटर प्लस न्यू गोल्ड जो है वो 2 फार्मूला को मिलके बनाया गया। वेटर एक अलग फार्मूला है, न्यू गोल्ड एक अलग फार्मूला है, दोनों को मिला के वेटर प्लस न्यू गोल्ड बनाया गया। जैसे नॉर्मल अजय नॉर्मल है, नॉर्मल एक अलग है, अजय नॉर्मल अलग है, दोनों को मिला के नॉर्मल अजय नॉर्मल बनाया गया। तो वैसे ही वेटर प्लस न्यू गोल्ड है। तो उसमें से जो सिर्फ वेटर वाला ट्रीटमेंट है ना, वेटर वाला ट्रीटमेंट है, नॉर्मल अजय नॉर्मल के बाद वो वेटर ट्रीटमेंट यूज कीजिए, और उसके बाद जो डोपामाइन के लिए मैंने बताया 20 मेडुला 12 गैस आई 6 एडिया 20 बैक ऑफ नी, फिर ब्रॉडमैन एरिया 17-18 ये दीजिए। ब्रॉडमैन एरिया 17-18 के बाद आप 3 नेकलेस भी ऐड कर सकते हैं। सॉरी, बीच में किसी का कॉल आ गया था। बीच में जब किसी का कॉल आ जा रहा है तो म्यूट हो जाता है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एक मिनट, ब्रॉडमैन एरिया 17-18 के बाद 3 नेकलेस भी ऐड कर लीजिएगा उसमें, ठीक है दिनेश जी? जी अनिल जी बताइए, क्या बोल रहे थे? पूरा क्यों नहीं देना और वेटर खाली क्यों देना, उसका दोनों का रीजन क्या है? वेटर जो ट्रीटमेंट है, देखिए वेटर प्लस न्यू गोल्ड बनाया गया, इसमें 2 पार्ट है। वेटर जो है ये मतलब गॉल ब्लैडर के बाद का ये गॉल ब्लैडर, हाँ वो बंदे समझते नहीं है, एक बार कट कर देने के बाद भी बार बार कॉल कर रहे हैं। तो देखिए न्यू गोल्ड जो ट्रीटमेंट है वो स्पेशली गॉल ब्लैडर के ऊपर काम करता है, और वेटर जो ट्रीटमेंट है ये गॉल ब्लैडर से जब वो बाइल डक्ट निकलता है, वहाँ से लेकर के बाइल डक्ट, इधर पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों आके मिलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, फिर एम्पुला ऑफ वेटर, यहाँ तक का ये पूरा काम वेटर ट्रीटमेंट देखता है, और न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट गॉल ब्लैडर को देखता है। तो हमें अभी यहाँ पे गॉल ब्लैडर के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम मान लीजिए नॉर्मल अजय नॉर्मल दे रहे हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे सिर्फ वेटर ही यूज़ करेंगे। अब वैसे भी न्यू गॉल भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे कुछ दिक्कत हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ही होगा, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत लंबा हो जाएगा। आप सोच के देखिए, नॉर्मल अजय नॉर्मल, फिर उसके बाद वेटर प्लस न्यू गॉल, उसके बाद फिर डोपामाइन का ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। फिर वो बात हो जाएगी ना कि एक ही दिन बहुत ज़्यादा दवाई खिला देना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए इसको बस वेटर ही ऐड करेंगे, जो अपने को ज़रूरी लगता है वो ऐड करना है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दिनेश जी, एक और पूछना था ना आपको। रुक जाइए, हम क्लास करा रहे हैं, क्लास कराने के बाद आपको कॉल करते हैं। सर हेलो हेलो। हाँ चलिए, अभी कॉल उठा के मैंने हेलो। उनको, हाँ अब भी बताइए जी दिनेश जी। सर हाँ सर, एक 28 साल की महिला है, उनको डीवीटी का प्रॉब्लम है जब से बच्चा पैदा हुआ उसके बाद में। क्या 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 क्या? एक 28 साल का महिला है, वो उनको लड़का होने के बाद यानी कि प्रेगनेंसी के बाद हाँ। ओके, उनको डीवीटी का प्रॉब्लम आ गया है। इनकी रिपोर्ट्स आप मेरे को भेजो। ये जब भी देखो एक चीज। भेजा है सर आपने? कब भेजा है आपने? भेजा है सर आपको मैंने, दो तीन दिन हुआ। अच्छा एक काम करिए, मीटिंग कंप्लीट होने के बाद तुरंत ये चीज़ मेरे को रीसेंड हाँ। कर दीजिएगा। ओके ओके सर, ओके ठीक है, उसके बाद मैं इसको करता हूँ। ये बहुत रेयर चीज़ है डीवीटी। मेरे को तो लगता है हम लोग अभी सेशन में 17 लोग हैं, मेरे को लेके, मेरे को छोड़ करके 16 लोग हैं। इस 16 लोग में से शायद 5-8 लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये डिजीज पहली बार सुनी होगी। हाँ सर, मैंने उनको एक ट्रीटमेंट दिया है, अभी आई थी, क्योंकि डीवीटी है, थ्रोम्बोसिस वाला है ना ये। हाँ, ये हाँ। तो उनको मैं मल्टी एप्रिन दिया है उनको भी। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, वो मेरे को एक बार रीसेंड करिए, और इसके लिए मैं आपको फिर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करूँगा, वो स्पेशली उसी डिजीज़ के ऊपर, जिसको बाद में सभी के साथ रिकॉर्ड करके शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत रेयर डिजीज़ है। ठीक है, तो ये ठीक अभी सेशन समाप्त होने के बाद मेरे को एक बार रीसेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झुमुर जी एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। और एक मिनट, और सभी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मतलब मेरे मोबाइल पे तो दिख रहा 7:22, मतलब 20 मिनट अभी अपना और सेशन है। अगर सेशन में कुछ रह जाता है तो क्या आज दोपहर में फिर हम लोग, क्योंकि आज मेरे को लग रहा है कि मोबाइल का नेटवर्क मेरे यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो इसलिए अगर हो सके तो हम लोग अभी 2 सेशन या 3 सेशन भी आज कर सकते हैं। तो दोपहर को 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में क्या अवेलेबिलिटी हो पाएगी आप लोगों की? जिनको भी क्वेरी है, जरूरी नहीं है सभी को ज्वाइन करना ही है। चलो अगर क्वेरी रह जाती है तो अभी जितना हो सके हम लोग उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जी झुमुर जी बताइए। सर एक तो क्वेश्चन था सर, वो हाइपोलोडोसिस का आप मुझे रिकॉर्डिंग बना भेजने वाले थे। अरे हाँ हाँ हाँ, देखो मेरे को ध्यान पे ही नहीं था। सर उसको आप रिकॉर्डिंग सर बना दीजिएगा। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि सर एक मिनट झुमुर जी, एक मिनट, आप सभी के लिए एक चीज बोल रहा हूँ। जैसे जो भी आप पेशेंट की क्वेरी, या जैसे अभी मैंने बात करी, मैंने दिनेश जी को कहा कि ठीक है अभी भेज दीजिए, मेरे को एक बार रिसेंड कर दीजिए। अभी क्या होता है, एक बार उन्होंने रिसेंड किया और मैंने एक बार देखा भी, लेकिन उस समय कुछ और, जैसे मान लीजिए अभी मीटिंग की रिकॉर्डिंग है, उसमें कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ ये वो, तो देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि चलो बाद में इसको एक बार करेंगे, लेकिन वो बाद कभी आता नहीं है। तो जब भी थोड़ा सा फ्री होंगे, मान लीजिए हर 2-3 घंटे के बाद, तो एक बार मेरे को रिमाइंड करा दीजिए। तो क्या है कि सुबह में बात हो गई ना, तो शाम होते होते तक आपका कम से कम 3-4 बार मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा, तो फिर वो मेरे बात दिमाग से निकलेगी नहीं, रात होते होते तक मैं उसको कर ही दूंगा। तो उसी के लिए झुमुर मैम आपको भी बोल रहा हूँ, वो एक्चुअली जो हाइपोलोडोसिस वाला आपने मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले भेजा था उसको। मैंने कल भी भेजा उसको, मैंने 2-3 बार उसको भेजा आपको। अच्छा, चलिए तो फिर हमको भी भेजा था सर। चलिए कोई नहीं, तो इसका भी मैंने बोला था ना वीडियो बनाने का, क्योंकि ये सब मतलब क्या कहे, ये सब एजुकेशनल डिजीज़ है, मतलब ये सब बहुत जल्दी देखने को मिलेगा नहीं। अभी जैसे दिनेश जी ने जो बताया डीवीटी के बारे में, चाहे आपने जो अभी बता रहे हैं हाइपोलोडोसिस के बारे में, ये सब बीमारियां आमतौर पर देखने को मिलेगी नहीं। अगर हम
मान के चलिए कि 20 साल 25 साल 40 साल अगर न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करते हैं तब जा कर के ऐसा 1-2 पेशेंट हमारे पास हो सकता है आए, वो भी ज़रूरी नहीं है सबके पास आए, लेकिन इन सब डिजीज़ से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इसीलिए मैं अगर गुरुजी जब वेद लिख रहे थे, ये जो 4 नंबर वेद है, इसमें अलग अलग पार्ट बनाए गए ना, एसिडोसिस, एल्कलोसिस, ऑटो इम्यून, इन्फ्लामेटरी, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोमस्कुलर, किडनी, ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट है। तो एक पार्ट में अलग से और बनाता है एजुकेशनल डिजीज़। अभी उसमें जैसे हम लोग जो वेद में पढ़ते हैं, एक बीमारी है क्रॉन्स डिजीज़, ऑटो इम्यून में आता है क्रॉन्स, उसमें कॉपर का मात्रा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। वो इतना मस्त एजुकेशनल वो डिजीज़ है, आप लोग यूट्यूब पे चाहे कहीं भी गूगल पे पढ़िएगा, उसमें इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी ह्यूमन नेचर के बारे में, जिसका आपको बहुत आगे फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए ठीक है, मैं उसका रिकॉर्डिंग बना के भेज देता हूँ। और अभी का क्वेरी बताइए। सर एक लेडी है 65 इयर्स उसका एज है सर। सर अभी 7-8 साल पहले एक दिन क्या हुआ, वो धूप से कहीं से आई तो उनको ना एकदम से चक्कर आने लगा। फिर वो उसने बोला कि मेरे को पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। अच्छा। फिर उसके घर वाले ने उसको लेटा दिया सर। उसके बाद से सर अभी क्या हुआ, उनका ना पार्किंसन हो गया, पूरा शरीर से कांपता रहता। उसके बाद तुरंत उन्होंने मेरे को बोला कि लगता है ये मेडिसिन साइड इफेक्ट है, क्योंकि जब डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने उनको 7 इंजेक्शन दिया और उसके बाद से उनको ये चीज बहुत ज्यादा हो गई। और अभी तो सर ऐसा हो गया कि सर वो उठ के खड़ी भी नहीं हो पाती है, पूरा शरीर उनका कांपता ही रहता है। सर मैंने अभी उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है। आज आएगी बोली, उसके बेटे ने बोला कि मैडम मैं आज लेके आऊंगा। मैंने अभी उसको बहुत दिन से रोक के रखा था कि आप थोड़े दिनों के बाद आइए, फिर मेरा आपसे बात नहीं हो पाया। ये सर मैं ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं की। चलो बहुत बढ़िया। एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग सभी लोग। फिर अभी जैसे बीमारियों के बारे में बताया ना, क्लासिफिकेशन की एक होती है एजुकेशनल डिजीजेस, बट कंडीशन के हिसाब से बात करें तो एक प्राइमरी डिजीज़ होता है, एक सेकेंडरी डिजीज होता है। दोनों क्या होता है समझाता हूँ। तो बॉडी में ट्रेमर आना मतलब पार्किंसन, ये सेकेंडरी डिजीज़ है, ये प्राइमरी डिजीज़ नहीं है। तो प्राइमरी डिजीज़ क्या होता है? दांत में दर्द होना, ये प्राइमरी डिजीज़ है। गड़बड़ी और कहीं नहीं, दांत में है, कीड़े लग गए हैं, अच्छे से साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो दांत में कीड़े लग गए, दर्द हो रहा है, ये प्राइमरी डिजीज़ है। लेकिन इसी दांत दर्द के कारण इतना ज़्यादा हो गया कि दांत के साथ साथ अब कान और सिर भी दर्द कर रहा है। तो ये कान का दर्द और सिर का दर्द, ये प्राइमरी डिजीज नहीं है, ध्यान देना, ये सेकेंडरी डिजीज है, प्राइमरी डिजीज नहीं है। प्राइमरी डिजीज क्या है? दांत का दर्द, और कान और सिर में जो दर्द हो रहा है ये सेकेंडरी है। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी को है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो हाइपोथायरॉयडिज्म सेकेंडरी बीमारी है। इसकी प्राइमरी बीमारी क्या है? यूडीएफ या कॉन्स्टिपेशन या हाइपर एसिडोसिस इन ब्लड, तो ये प्राइमरी डिजीज़ है। किसी को यूडीएफ आ रहा है, ये प्राइमरी डिजीज़ है। अब यूडीएफ आने के कारण उसको हाइपोथायराइड हो गया या हाइपर थायराइड हो गया, हाई बीपी हो, ये सारे सेकेंडरी है। तो पार्किंसन जो है या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगा तो वो सेकेंडरी होगा। तो हमें ढूंढना पड़ेगा उसका प्राइमरी कारण कि ये हुआ क्यों, शुरू क्यों हुआ। जैसे अभी मैंने बताया दांत दर्द के कारण कान और सिर, तो अब सिर दर्द होने लगा, आप उसको एकदम दबा के हेपरिन दिए जाओ, ऐसी ट्रीटमेंट दिए जाओ, तो क्या उसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। कान में दर्द हो रहा, आप ऑक्सीजन पॉइंट दिए जा रहे हैं, उसको हार्ड ऑफ हियरिंग दिए जा रहे हैं, ईयर पॉइंट दे रहे हैं, ब्रॉडमैन एरिया घिसाई, बॉटम ऑफ हेड घिसाई, सब कुछ देते, तो क्या उसका कान का दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक उसके दांत का दर्द नहीं ठीक होगा तब तक ये बाकी दोनों नहीं ठीक होंगे, क्योंकि ये बाकी दोनों क्या है? सेकेंडरी है। प्राइमरी कौन है? प्राइमरी को ठीक करना पड़ेगा। ये बात इतनी समझ में आई? अभी सवाल ये आता है कि हम ढूंढेंगे कैसे। अभी जैसे बताया कि पूरे बॉडी में ट्रेमर हो रहा है, तो हम ढूंढेंगे कैसे कि प्राइमरी क्या है, किस कारण से ये शुरू हुआ। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। देखिए,
वो जैसे धूप से कहीं आई, आने के बाद अचानक से उनको चक्कर आने लगे। मतलब हो सकता है धूप में अगर चक्कर आया होगा तो डिहाइड्रेशन के कारण, पसीना बहुत ज़्यादा निकला, पानी कम पी होंगी, तो उसके कारण चक्कर आया, तो वो टेम्पोररी रहेगा। मतलब चक्कर आया, मान लो मैं गिर गया, अगल बगल कुछ लोग आए, पानी छिड़का, पानी पिलाया, तो फिर हाइड्रेटेड हो गया, 5 से 7 मिनट के अंदर मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर चला जाऊंगा। तो इस कारण से तो नहीं हुआ कि धूप में चलते चलते चक्कर आ गया। हाँ, हो सकता है धूप में से आके घर में वो गई या गाड़ी में बैठी, एसी चल रहा होगा या पंखा चल रहा होगा या फिर उन्होंने पानी पी लिया होगा, तो इससे क्या होता है, एक हीट स्ट्रोक हो जाता है कि मतलब शरीर अंदर से पूरा गर्म है और अचानक से उस पर हमने एकदम चिल्ड पानी डाल दिया, तो जो रिएक्शन होगा उसको ही हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो हीट स्ट्रोक के कारण भी हो सकता है, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं है। कुछ दिनों तक, मतलब एक ही बार चक्कर आया, लेकिन कुछ दिनों तक बॉडी में वीकनेस रहेगी, खड़े होने पर लगेगा कि पूरा शरीर हिल रहा है, थर थर काँप रहा है, लेकिन ये 5-6 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो प्राइमरी कारण ये भी नहीं है, क्योंकि 7 साल से उनको ये प्रॉब्लम है। अब और आगे बढ़ेंगे कि जब इनको हुआ होगा तो वो हो सकता है कुछ डॉक्टर के पास गई होंगी, जाहिर सी बात है। तो ये जो ऑप्शन है कि हाँ मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये एक बेसिक रीज़न हो सकता है कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण हो सकता है। तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण हुआ है, तो इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? राइट साइड ट्रीटमेंट। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से हुआ है तो राइट साइड क्यों देंगे? इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देते हैं 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR, लेकिन ये पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी लेटेस्ट 2023 की बात बता रहा हूँ, अधिकतर जगहों पे जहाँ भी ITF का यूज करना है 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR, उसके पहले न्यूट्रल ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि केमिकल का जो भी असर है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, मसल्स के अंदर, नर्व्स के अंदर, वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए। ITF क्या करता है, स्टेरॉयड बनाता है, ये उसको जो केमिकल्स है उनको ख़त्म करने का काम करता है। न्यूट्रल क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो ये दोनों ट्रीटमेंट तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, ठीक है। अभी न्यूट्रल के बाद ITF आपने दिया, ITF देने के बाद आपको मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये 3 ट्रीटमेंट है, फॉर्मूला है, जो उनको 3-4 दिन दीजिए। 3-4 दिन देने के बाद अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट दिखता है तो ये समझ जाइए पक्का है मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट के कारण ही हुआ है। तो फिर यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है, बीच बीच में UDF ट्रीटमेंट देना है या नॉर्मल अजय नॉर्मल भी देना है पेट के लिए भी। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। बट इसके अदर ऑप्शन पे भी सोचते हैं कि अगर 3-4 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ये सोचेंगे कि जो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट वाला बात था वो नहीं है, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण नहीं हुआ है। तब फिर अदर बेसिक ऑप्शन पे बात करनी पड़ेगी कि और क्यों हो सकता है, तो वो उस समय बात करेंगे। लेकिन अभी आप अगले 3-4 दिन ये तीनों फार्मूला यूज कीजिए, पहला न्यूट्रल, फिर ITF और उसके बाद मेटाबॉलिक। हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले CNNS गैस ऑल 3 साइड मल्टीप्लाइड 3 ये जरूर दीजिएगा, याद रहेगा, लिख लीजिए। झुमुर मैम, सर ये जो तीनों हाँ सर मैं लिख रही हूँ सर, ये जो तीनों ट्रीटमेंट है, ये तीनों ट्रीटमेंट के बीच में सर टाइम गैपिंग कितना दें सर? 1 से 1.5 मिनट का, मिनिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 1.5 मिनट। ओके सर, ठीक है, लिख लिए हैं। पहला हो जाएगा CNNS गैस ऑल 3 साइड मल्टीप्लाइड 3, सेकंड हो जाएगा न्यूट्रल ट्रीटमेंट, थर्ड हो जाएगा ITF और फोर्थ है मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट। चलिए, थैंक यू सर। ओके मैम, आगे बढ़ते हैं जी। प्रमोद जी, आप तो चलो अनम्यूट ही है, बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मैंने रिपोर्ट आपको भेज रखी है, वैसे ही बता देता हूँ सर। मतलब उसके लंबर स्पाइन में ना सर कई जगह 2nd ग्रेड का डेसिकेशन है और डिसबल्ज है। अच्छा,
बता दीजिए सर इसके बारे में। तो अभी आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया? सर अभी तो स्टार्ट उनको हल्का सा इंजरी किया है और एक दिन उनको कोडाइकोना प्लस किया है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही काम किया आपने। अच्छा, ये प्रॉब्लम उनको कितने दिन से हो रही है? सर 20 साल से परेशान है सर। अभी मतलब इतना काम कर लिया उन्होंने, कायरोप्रैक्टर पता नहीं क्या क्या जो जो थेरेपी थी सब यूज करा चुके हैं, लेकिन सही नहीं होता उनका। और सर एक थोड़ा सा मैं और जानना चाह रहा था कि आजकल बहुत सारे मैं फेमस जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट थे सारे कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं, क्या न्यूरोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकता ये? अब इस बारे में प्रमोद जी मैं क्या बताऊं। अब इसका देखो, बेसिकली एक बात बताऊं, आप कहीं भी जाओगे सीखने के लिए तो आपको सिखाएंगे तो न्यूरोथेरेपी ही, ठीक है। अच्छा, कायरोप्रैक्टिक का जो सर्टिफिकेट है, एक्चुअली देखो अभी तक हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कायरोप्रैक्टिक का कोई ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है या फिर कोई ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है या ऐसा नहीं है। अब मान लो मैं सीख के आया, मैंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया, मैं सिखा करके आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, तो ये एक अलग बात है। लेकिन कहीं वैलिड की बात कही जाए, जैसे अब आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी हैं, उनका क्या है, देखो BWSSC के साथ अपना एक टाई अप है। जलदाराम का क्या है, श्रीधर यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, तो वो एक अलग बात है। बट कायरोप्रैक्टिक अभी तक कोई ऑथराइज्ड मेरे को अभी तक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी दिखी नहीं है। हाँ, इंडिया में कुछ लोग बहुत अच्छे कायरोप्रैक्टर है, जैसे पटना में रजनीकांत जी है, एक उधर कर्नाटक के साइड के है सनोज जी है, जो लोग एक्चुअल कायरोप्रैक्टर है, जो लोग जा कर के एक्चुअली कायरोप्रैक्टिक यूनिवर्सिटी से वहाँ से ये सर्टिफाइड होकर के आए हैं, तो इनको मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये एक्चुअल कायरोप्रैक्टर है। अभी सपोज कोई एक बंदा रजनीकांत जी से सीख के आया, उसको वहाँ से सर्टिफिकेट मिला, अब उसने क्या किया और 20 लोगों को सिखाया और उसने भी अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दिया, उस 20 लोगों में से किसी एक ने मेरे को सिखाया। तो अभी आप समझ सकते हो कि कहानी जहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे पास कितना आया होगा। बट हाँ, एक चीज़ है, कायरोप्रैक्टिक का एक प्लस पॉइंट है, जैसे हर चीज़ का हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ना, तो कायरोप्रैक्टिक एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इसका इंस्टेंट सामने देखिएगा साउंड दिखता है कि कटाक हो गया, माइक उक लगा करके सेटिंग कर लेते हैं, तो ये सामने वाले को मतलब लुभाने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है कि यार इतने दिन से मेरा कमर में दर्द है, 20 सालों से है, वहाँ तो जाते हैं वो छूते हैं, एक बार कड़ाक कड़ाक कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाने के बाद कहेंगे कि हाँ नहीं आपको 5 दिन कराना पड़ेगा, 5 दिन आपने करा लिया, आपको बहुत रिलीफ हो गया, लेकिन एक्चुअली अंदर जो प्रॉब्लम था, एक पल के लिए मान लेते हैं कि बोन इधर उधर हिल गई थी, वो अपनी जगह पे सेट हो गई। अभी बोन हिली क्यों थी, तो अगल बगल की मसल्स जो थी कमज़ोर थी, तो वो तो अभी भी कमज़ोर है, वो तो फिर हिल जाएगी 2-4 दिन के बाद। तो अब इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है। देखो मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, बस क्या कौन कैसा है, क्या ज़रूरत है उसके ऊपर। हाँ, अपनी अपनी चॉइस है। दुनिया में उपचार की जितनी भी पद्धतियाँ हैं कोई भी बुरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ तो ज़िंदगी भर न्यूरोथेरेपिस्ट ही रहूँगा। न्यूरोथेरेपी के साथ मैं रिफ्लेक्सोलॉजी भी सीख सकता हूँ। मान लो मैंने MNYS किया है तो मैं कहीं योगा का इंस्टीट्यूट भी खोल सकता हूँ, या फिर कभी मन किया कि अब चलो इधर नहीं रहेंगे, हरिद्वार जाएंगे, तो बाबा जी से संपर्क किया, पतंजलि में योग टीचर बन जाऊँगा, कुछ भी कर सकता हूँ जो भी मेरे को अच्छा लगे। बट हाँ, यही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो हेल्थ सेक्टर की कोई भी चीज़ गलत नहीं है, हर किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो है ही है, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है। अभी फुटबॉल खेलते समय मेरे पैर में मोच आ गई, अभी मैं न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लूँगा तो मेरे को ठीक होने में 2 दिन लगेंगे, अगर मैं कायरोप्रैक्टर के पास जाऊँगा तो मेरे को ठीक होने में 2 मिनट लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये उसका काम है, मानता हूँ मैं। क्योंकि हमारे गांव में भी पहले ऐसे हुआ करते थे, बूढ़े बुजुर्ग पैरों में हाथों में मोच आ गई तो उनके पास जाते थे, वो दिखाते थे ऊपर देखो आकाश में चिड़िया जा रही, जब तक हम चिड़िया देखते थे तब तक उन्होंने पैर का अंगूठा खींचा कटाक से और वो अपनी जगह सेट हो गया। तो आज ये भी कहते हैं कि कायरोप्रैक्टिक जो है जापान की देन है, जापान उपान कहीं की देन नहीं है, इंडिया की देन है। आज से
100, 200, 500 साल पहले भी इंडिया में लोग ये करते थे। तो चलो उन बहुत बढ़िया सर आपने बताया जी। सर मॉडिफाई चाहिए। तो खैर आते हैं, अभी जो प्रॉब्लम है उनको देखिए। उम्र कितनी बताई उनकी? 48 है सर। 48 मतलब 28 साल की उम्र से है ये प्रॉब्लम। हाँ जॉब क्या करते हैं? सर घूमने फिरने का काम करते हैं, बस ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग मतलब कैसे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर? मतलब दोनों, वैसे तो 4 व्हीलर से ही है ज्यादातर। अच्छा, फिर तो दिक्कत नहीं है, ट्रैवलिंग के कारण नहीं हुआ है। देखो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, वही उसका बेसिक रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा। बहुत बार होता है कि बहुत लंबा सिटिंग जॉब है तो उसके कारण भी हो सकता है, या फिर कोई बंदा सेल्स में है या कहीं, तो उसको जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो 4 व्हीलर के ट्रैवलिंग में उतना नहीं होता है। अगर आजकल तो खैर नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छी सड़कें बना दी है, पहले होती थी 4 व्हीलर में भी, अब नहीं होती। अब 3 व्हीलर 2 व्हीलर में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो खैर ट्रैवलिंग के कारण नहीं हुआ है, सिटिंग के कारण नहीं हुआ है। कुछ अब उनसे पूछताछ करना पड़ेगा कि कुछ अचानक ऐसा कुछ वजन वगैरह आपने उठाया होगा, या कुछ भी ऐसा चीज़ जो हर रोज़ नहीं करते हैं वैसा कुछ इन्होंने किया और उसके बाद से शुरू हो गया। तो खैर जिस कारण से भी हुआ हो, जब बल्जिंग है तो हमें स्टार्टिंग के कुछ दिन, कम से कम 10-12 दिन तो हमें इंजरी ट्रीटमेंट और कॉर्डा इक्विना प्लस ही देना पड़ेगा। इसके साथ सुनिए, हफ्ते में एक बार कोई एक दिन चुन लीजिएगा, उस दिन उनको ट्रीटमेंट दूसरा दीजिए। उस दिन दीजिएगा डिस्क बल्ज ट्रीटमेंट और उसके साथ लार्ज फॉलिक ब्लैक। पहला डिस्क बल्ज, उसके बाद लार्ज फॉलिक ब्लैक। और एक बात, विशेष बात, कि अभी कम से कम 2 हफ्ते तक कोई उनको फिजिकल पॉइंट नहीं दीजिएगा। L5S1 घिसाई, L345 फ्रैक्चर पॉइंट, कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्गन क्लियरेंस दे सकते हैं। वो L345 जो देते हैं हम लोग पैरों से, वो पैरों से ना दे के हाथ से दे सकते हैं। लेकिन L5S1 घिसाई और फ्रैक्चर पॉइंट ये सब तो भूल के भी नहीं दीजिएगा। हाँ, साइटिका सेटिंग दीजिएगा, साइटिका सेटिंग काम की चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ लगता है मेरे को, समय अब बहुत जल्दी हम लोग का समाप्त होने वाला है। मैं एक बार देख लेता हूँ। चलो समाप्त अगर हो भी जाता है, फिर से अभी रीस्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मोहिंदर जी है, अशोक भाई है, विनोद जी भी है, तो क्या बताया था आपने एक बार? लार्ज फॉलिक ब्लैक, पहला डिस्क बल्ज, उसके बाद लार्ज फॉलिक ब्लैक। अच्छा, डिस्क बल्ज, और इसके आगे और बाद में, माने पहले भी और बाद में भी साइटिका सेटिंग। ठीक है, आवाज कट गई क्या मेरी? नहीं आ रही है सर। चलिए ठीक है, और कुछ ही समय बताओ। ज्वाइन होना है अभी? नहीं, अभी रिज्वाइन नहीं होंगे। फिर हम लोग, मैं टाइम भेजूंगा, फिर 1:30 से 2 बजे के बीच में फिर से एक बार ज्वाइन करेंगे इसी लिंक पे। मैं